रहीम स्टार्ट करते हैं कैटसन के चैप्टर नंबर 10 की पार्ट 2 की वीडियो को। इस पार्ट में हमने बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स पढ़ने हैं, यानी कि वो ड्रग्स जो कि बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, बीटा रिसेप्टर्स के जो एंटागोनिस्ट हैं वो स्टडी करने हैं। ठीक हो गया बात। सारे बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स कॉम्पिटिटिव फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट होते हैं। वैसे तो अल्फा ब्लॉकर भी ज़्यादातर ऐसे थे, लेकिन उसमें हमने कहा था फिनॉक्सीबेंजामीन एक एक्सेप्शन था। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स कॉम्पिटिटिव फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट होते हैं। ठीक हो गया बात। जो इनमें मेन नाम आता है वो आता है प्रोपेनोलॉल का। प्रोपेनोलॉल एक नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स है, यानी कि ये बीटा 1 को भी ब्लॉक करता है और बीटा 2 को भी ब्लॉक करता है। अपने बीटा ब्लॉकर्स को कई ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। किन बेसिस पे? एक तो बेसिस आ गई हमारे पास उनकी सिलेक्टिविटी, कि यार कुछ ऐसे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जो कि सिलेक्टिवली बीटा 1 को ब्लॉक करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉन सिलेक्टिवली बीटा 1 बीटा 2 दोनों को ही ब्लॉक करते हैं। तो एक तो हमने सिलेक्टिविटी की बेस पे उनको डिवाइड कर लिया। दूसरा हम डिवाइड करते हैं इनको पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी की बेस पे। मैंने पहले भी पिछली पार्ट की वीडियो में ये बात डिस्कस की थी कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि कहते तो हम उनको एंटागोनिस्ट हैं, लेकिन हकीकत में वो पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर एक रिसेप्टर है जिसने 5 काम करने थे और फुल एगोनिस्ट की मौजूदगी में वो रिसेप्टर 100 काम करता है, तो पार्शियल एगोनिस्ट एक ऐसा ड्रग होगा जो इस रिसेप्टर को 5 से तो बढ़ाएगा, क्योंकि है तो ये एगोनिस्ट ही, लेकिन पार्शियल एगोनिस्ट है, ये कहेगा यार 5 की बजाय तुम 15 काम कर लिया करो। ठीक है, तो एक तरह से है तो ये एगोनिस्ट ही, लेकिन चूंकि इसने इसको फुल पोटेंशियल पे नहीं जाने दिया, रिसेप्टर को फुल काम नहीं करने दिया, इसने फुल एगोनिस्ट को नहीं अलाउ किया कि वो रिसेप्टर से फुल काम करवा सके, इसने कहा सिर्फ 15 तक जाना है, इसलिए पार्शियल एगोनिस्ट को भी हम एंटागोनिस्ट की कैटेगरी में गिनते हैं। सही की बात। ये हम तब यूज़ करते हैं, अभी हम देखेंगे खासतौर पे एज़मा में यूज़ कर रहे होते हैं, जब हम चाहते हैं कि बिल्कुल ही रिसेप्टर अगर बिल्कुल ही काम छोड़ देना रिसेप्टर, तो कुछ उसके नुकसानात भी होते हैं। उन नुकसानात से बचने के लिए हम पार्शियल एगोनिस्ट यूज़ करते हैं कि भाई रिसेप्टर थोड़ा बहुत काम कर लो, लेकिन खुदा का वास्ता फुल काम ना करना। सही की बात। तो यानी कि हम कुछ बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स को पार्शियल एगोनिस्ट की कैटेगरी में डालेंगे। फिर इसी तरह से लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी भी होती है इनकी। ठीक है, हम देखेंगे इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान आते हैं, लेकिन अभी ये बात ध्यान में रखें कि हमने इन ड्रग्स को इस बेस पे भी डिवाइड किया कि भाई ये ड्रग्स है जिनकी लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी है और ये बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स है जिनकी लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी नहीं है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास। हम पढ़ना शुरू करते जाने वाली। एक बात और उन्होंने यहाँ पर एक लाइन लिख दी है, उसको भी देख लीजिए। उन्होंने कहा है कुछ ड्रग्स इन्वर्स एगोनिस्ट भी होते हैं। इन्वर्स एगोनिस्ट का मतलब ये होता है कि वो ये रिसेप्टर है जिसने 5 काम करने थे, पार्शियल एगोनिस्ट आएगा तो वो कहेगा यार तुम थोड़े से ज़्यादा काम कर लो, 10 काम कर लो। और जब फुल एगोनिस्ट आता है तो फुल एगोनिस्ट 100 काम करवाता है। जब इन्वर्स एगोनिस्ट आता है तो इन्वर्स एगोनिस्ट 5 से भी कम करवा जाता है, कहता है यार तुम 5 भी ना करो, मसलन सिर्फ 2 काम करो या 1 काम करो। ठीक है, तो सारी बात है, इसमें तो समझने में कोई मुश्किल बात नहीं है कि जो भी इन्वर्स एगोनिस्ट होते हैं वो एंटागोनिस्ट ही का रोल प्ले कर रहे हैं। सारी सी बात है, वो काम को कम कर रहे हैं तो एंटागोनिस्ट ही हैं, इसमें तो कोई ऐसी मुश्किल रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। ठीक हो गई बात। तो इन्वर्स एगोनिस्ट रिसेप्टर पे लगते हैं और वो काम तो करवाते हैं, लेकिन इतना कम कि जो रिसेप्टर ने नॉर्मली काम करना था ना, उससे भी कम काम करवाते हैं। ठीक, तो इन्वर्स एगोनिस्ट को भी हम कहेंगे तो सारी बात है एंटागोनिस्ट ही। इन्वर्स एगोनिस्ट कौन कौन से हैं? यहाँ पे 2 नाम बताए हुए उन्होंने, मेटोप्रोलोल और बिटेक्सोलोल। ठीक है, ये 2 हो गए इन्वर्स एगोनिस्ट। ओके हो गई बात। तो 2 इन्वर्स एगोनिस्ट पढ़ लिए। अभी तक कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं थी, एक हम ओवरव्यू, एक हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे सारे हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, थोड़े बहुत नाम इंपॉर्टेंट है जिनको आपने याद करना है। अब आते हैं रिसेप्टर सिलेक्टिविटी की तरफ। यार मेनली हम इनको 2 क्लासेस में कैटेगराइज कर लेते हैं, वो ड्रग्स जो कि सिलेक्टिवली बीटा 1 पे एक्शन करते हैं और वो ड्रग्स जो कि नॉन सिलेक्टिव हैं। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि बीटा 2 पे सिलेक्टिवली एक्ट करने वाले ड्रग्स इतने ख़ास हैं नहीं। ठीक है, उनकी क्लिनिकली वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी लिपिनकॉट में लिखा हुआ है कि कोई क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बीटा 2 सिलेक्टिव ब्लॉकर नहीं होता हमारे पास। सही। अब वो आप नाम तो यहाँ पे आपने यहाँ भी देख लिया होगा कि नाम हम लोग स्टडी तो करते हैं बीटा 2 ब्लॉकर के, ये बिटॉक्सामाइन। ठीक है, लेकिन ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह अल्फा 2 ब्लॉकर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, जो हिमबाइन वगैरह हमने कहा था अल्फा 2 ब्लॉकर को सिर्फ हम रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने एक आधी एग्जांपल आपको बताई थी जो कि इंपॉर्टेंट भी थी, लेकिन वैसे ज़्यादातर हम इसको बेकार ही समझते हैं। इसी तरह से बीटा 2 ब्लॉकर भी है, वो भी ज़्यादातर बेकार ही है, उनको भी याद करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो बाकी 2 तरह की कैटेगरीज रहेगी, बीटा 1 सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव बीटा। अब इनको आपने याद कैसे करना है? एक तो बात ध्यान में रख लो, जिस भी ड्रग के नाम के एंड में आ रहा होगा ना ओलोल, ये बीटा ब्लॉकर है। ओके ओके बात। जिस भी ड्रग के नाम के एंड में ओलोल आ रहा है ये बीटा ब्लॉकर है, और ख़ास तौर पे ये बीटा 1 ब्लॉकर है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब मैं आपको इसको एग्जांपल बताऊं तो होता है जी मेटोप्रोलोल, एसिबुटालोल, मतलब बहुत सारे यहाँ पे ये देखो ये लिखे हुए नाम उन्होंने। ठीक है, ये एसिबुटालोल, एटेनोलोल, एस्मोलोल, मेटोप्रोलोल,
नाडोलोल, सब के एंड में ओलोल आ रहा है। तो जब भी एंड में ओलोल आएगा आपने समझ जाना बीटा ब्लॉकर्स का जिक्र हो रहा है। आपको याद होगा जो ओल था ना सिर्फ, ये बीटा एगोनिस्ट थे, जिस तरह एल ब्यूटेरोल बीटा एगोनिस्ट, इसी तरह से आइसोप्रोटेरोनोल, ठीक है, नोल आ रहा है, रोल आ रहा है, ऐसा सिर्फ जब ओल आता है ना तो आमतौर पे ये होते हैं बीटा एगोनिस्ट्स, ठीक है। सैल्मेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, ओल आ रहा था या रोल आ रहा था, नोल आ रहा था, ठीक है, ओल एंड में आ रहा है, तो ये थे बीटा एगोनिस्ट। और जब ओल आ जाएगा तो हो जाएगा बीटा एंटागोनिस्ट। ये बात समझ में आ गई। तकरीबन सारे बीटा एंटागोनिस्ट, बीटा 1 एंटागोनिस्ट के एंड में ओल आता है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जिस तरह के कार्विडोलोल, लोल तो तब भी आ रहा है लेकिन ओल नहीं है, ठीक है। कार्विडोलोल, लेबिटोलोल, ये बीटा ब्लॉकर भी हैं, अल्फा ब्लॉकर भी हैं, तो ये वो ड्रग्स हैं। या एक और नाडोलोल, वैसे इसके एंड में भी ओल ही आ रहा है, बस सब समझ लो तकरीबन सबके एंड में ओल आता ही है। ओके के बाद ये देखो पिंडोलोल, टिमोलोल, एसेबिटोलोल, अभी हम इन नामों को एक बार दोबारा कैटेगराइज करेंगे। बस आप इतनी बात जहन में रख लो, जब भी एंड में ओलोल आएगा तो बीटा ब्लॉकर है, और अक्सर बीटा एगोनिस्ट के एंड में ओल आता है। यह तो बात क्लियर हो गई। अब जहाँ पे वाली जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो कैसे आपको याद होगा कि ये बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर है या नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, वो याद करने का तरीका ये है, ABC आपको आनी चाहिए। अब ABC यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया बस बात का, A से लेके M तक जितने भी हैं ना वो सारे बीटा 1 सिलेक्टिव होते हैं सिवाय C वाले। यानी कि अगर मैं लिखना शुरू करूँ ABCDEFGH देके सारा करके करते कराते KLMNOPQRSTUVWXYZ, सही है। तो C के अलावा A से लेके M तक अगर किसी ओलोल का नाम स्टार्ट हो रहा है तो आपने याद रख लेना है ये बीटा 1 सिलेक्टिव है। जैसे मिसाल के तौर पे एसिबिटोलोल A से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये बीटा 1 सिलेक्टिव है जी। एटेनोलोल A से स्टार्ट हो रहा है, बीटा 1 सिलेक्टिव है। एस्मोलोल A और M के दरमियान में आता है ना E, तो E से स्टार्ट हो रहा है, बीटा 1 सिलेक्टिव है। मेटोप्रोलोल M से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि बीटा 1 सिलेक्टिव है। जितने भी ऐसे होंगे ना वो सारे बीटा 1 सिलेक्टिव। अच्छा, अब टिमोलोल T से स्टार्ट हो रहा है, T तो M के बाद आता है, इसलिए टिमोलोल जो है वो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, सही है की बात। और कोई नाम नेबिवलोल, ये भी नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। वैसे अगर इसको बहुत लो डोज में दें तो ये बीटा 1 सिलेक्टिव भी होता है, लेकिन यूजुअली इसको हम नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ही कह सकते हैं, सही है की बात। पिंडोलोल M के बाद आता है P, तो ये भी आपके पास नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। तो आई होप सो कि ये बात आपको याद हो जाएगी। ओलोल आ रहा है तो बीटा ब्लॉकर। अगर ड्रग का नाम A से लेके M तक किसी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है सिवाय C के, तो हम कहेंगे बीटा 1 सिलेक्टिव है। अगर वो C से या M के बाद किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है तो हम कहेंगे ये नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। बात समझ में आ गई। दो ड्रग्स मैंने आपको बताया था ऐसे होते हैं जो कि बीटा ब्लॉकर भी होते हैं और अल्फ़ा ब्लॉकर भी होते हैं। ये बात मैंने चैप्टर के शुरू में भी डिस्कस की थी, अब मैं दोबारा ये बात आपको बता रहा हूँ। वो दो ड्रग्स कौन से हैं? एक है जी कार्विडोलोल, देख लो C से स्टार्ट हो रहा है, मैंने कहा था C को निकाल दो, एक्सेप्शन है ये। और दूसरा है लेबिटोलोल। हाँ, तो बात समझ में आ रही है आपको। हमने भी ये डिस्कस किया कौन से ड्रग्स बीटा 1 सिलेक्टिव होते हैं, कौन बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स होते हैं और कौन से नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। बस ये बातें कुछ ना कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, होगी बात में अगली। ये वो बातें जो मैंने भी बातें की हैं वो सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की हुई थी उन्होंने। अच्छा, लेबिटोलोल कार्विडोलोल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब एक और ड्रग है नेबिवोलोल। अभी जो नेबिवोलोल है ना, इसका भी एक स्पेशल फंक्शन है। देखो, अभी जो कार्विडोलोल लेबिटोलोल है तो बीटा ब्लॉकर्स, लेकिन हमने अलग से इनका जिक्र कर लिया क्योंकि ये बीटा के साथ साथ अल्फा ब्लॉकर्स भी हैं। इसी तरह से ये जो मोहतरम है ना नेबिवोलोल, इनका भी एक ख़ास काम होता है। वो ये होता है कि ये वेज़ोडाइलेशन भी करवाते हैं। आगे जाके हाइपरटेंशन आप स्टडी करोगे, ये ब्लड वेसल्स के अंदर निट्रिक ऑक्साइड का रिलीज़ करवाते हैं। और जब निट्रिक ऑक्साइड तो बताते खुद एक वेज़ोडाइलेटर है, तो इस तरह से नेबिवोलोल वेज़ोडाइलेटर्स भी होते हैं। बीटा ब्लॉकर तो है ही हैं, साथ साथ वेज़ोडाइलेटर्स भी हैं। इनका एक स्पेशल एक्शन वेज़ोडाइलेशन का भी होता है। ओके होगी बात, बस बेहतरीन होगी बात जनाब वाली। यहाँ पर जब बात थी रिसेप्टर सिलेक्टिविटी वो हमने स्टडी कर ली है, कौन से बीटा 1 सिलेक्टिव होते हैं, कौन से नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई।
पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी का मैंने आपको बताया था, ये वो होंगे जो कि थोड़ा बहुत काम को बढ़ाएंगे, लेकिन ज़्यादातर ये बीटा ब्लॉकर ही होंगे। तो इसमें दो नाम आ रहे हैं, पिंडोलोल और एसिबुटालोल। अब सवाल ये है कि हमें पार्शियल एगोनिस्ट की ज़रूरत कब पड़ती है। बेसिकली अगर आप बीटा रिसेप्टर्स के फंक्शंस को जहन में लेके आएँ तो जो बीटा 2 होता है, बीटा 2 ब्रोंको डायलेशन भी कॉज करवाता था, ब्रोंक्योल्स के डायलेशन कॉज करवाते थे बीटा 2 रिसेप्टर्स। सही है। अब हमने बीटा ब्लॉकिंग ड्रग देना है, जब हम बीटा ब्लॉकिंग ड्रग देंगे तो क्या होगा, ब्रोंक्योल्स कंस्ट्रिक्ट कर देंगे, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर ब्रोंक्योल्स को डायलेट करवा रहा था। अब हम जब बीटा ब्लॉकिंग करेंगे तो ब्रोंक्योल्स कंस्ट्रिक्ट कर देंगे। अब यार ब्रोंक्योल्स का कंस्ट्रिक्ट करना अच्छी बात तो नहीं है ना, तो ब्रोंक्योल्स की कंस्ट्रिक्शन को कैसे अवॉइड करें। मसलन कोई अस्थमा का पेशेंट है, आपने उसको बीटा ब्लॉकर देना है, अब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन तो नहीं होनी चाहिए, तो कैसे अवॉइड करें। दो तरीके हैं। पहला तो तरीका ये है कि भाईजान बीटा 1 सिलेक्टिव ड्रग्स यूज़ कर लो, ठीक है। वो बीटा 1 पे काम करेंगे, बीटा ब्लॉकिंग एक्शन कर लेंगे, लेकिन बीटा 2 पे ख़ास काम नहीं करेंगे। बीटा 1 सिलेक्टिव कौन से होते हैं, ए से लेके एम तक, एटेनोलोल और एस्मोलोल, मेटोप्रोलोल, एसिबुटालोल, ये वाले ड्रग्स हम अस्थमा में यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे फिर हम यूज़ करते हैं, मतलब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अस्थमा में, पार्शियल एगोनिस्ट। ये पार्शियल एगोनिस्ट क्या करते हैं कि ये ज़्यादा ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज नहीं करवाते, क्योंकि ये पार्शियली एगोनिस्ट हैं, तो कुछ बीटा एक्शंस को ये प्रमोट भी करेंगे। तो ये जो बीटा का ये वाला एक्शन है ना, वेजोडाइलेशन वाला, इसको ये थोड़ा थोड़ा प्रमोट भी करते रहते हैं। तो इसलिए पार्शियल एगोनिस्ट का भी अस्थमा के पेशेंट में ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो अस्थमा के पेशेंट में हम पार्शियल एगोनिस्ट दे सकते हैं, जैसा कि पिंडोलोल और एसिबुटालोल। एसिबुटालोल तो वैसे ही है भी बीटा 1 सिलेक्टिव, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन पिंडोलोल ऑल्दो नॉन सिलेक्टिव बीटा है, लेकिन हम ये भी दे सकते हैं क्योंकि ये पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी होती है इसकी। ये अस्थमा के पेशेंट में ज़्यादा वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज नहीं करवाते। ओके होगी बात। अच्छा, अस्थमा के पेशेंट में बीटा ब्लॉकर देना क्यों है। हो सकता है भाईजान हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए देना हो, लेकिन अब अगर आ जाए आपको कि ये एक हाइपरटेंशन का पेशेंट है और उसको अस्थमा भी है, तो आप कौन सा ड्रग देंगे। तो आपने ये वाले बीटा ब्लॉकर्स वगैरह दे देनी है। हम चैप्टर नंबर 11 में स्टडी करते हैं कि भाई हाइपरटेंशन में देने के लिए बहुत सारे ड्रग्स होते हैं यार। ज़रूर आपने बीटा से छेड़खानियाँ करनी है, आप उनको डाययूरेटिक्स दे दो, आप उनको एस इनहिबिटर्स दे दो, आप उनको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे दो, आप उनको कोई और वेज़ोडाइलेटर्स दे दो। इतने सारे ड्रग्स तो यूज़ कर सकते हैं हम, ज़रूर हमने बीटा में घुसना है। लेकिन अगर MCQ में उन्होंने कहा कि एक अस्थमा का पेशेंट है जिसको आपने बीटा ब्लॉकर देना है, बस जिद है हमारी, यही देना है, ठीक है। कोई अस्थमा का पेशेंट है, उसको बीटा ब्लॉकर देना, कौन सा बीटा ब्लॉकर देंगे, तो फिर या आप बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर देंगे या फिर पिंडोलोल और एसिबुटालोल में से कोई देंगे। ओके होगी बात। और अगर उन्होंने कहा पेशेंट हाइपरटेंशन का, उसको अस्थमा है और इनमें से कोई ऑप्शन ही ना हो, सिर्फ बीटा ब्लॉकर्स की ऑप्शंस दी हुई हों, तो फिर भी जारी सी बात है, या आप पिंडोलोल एसिबुटालोल देंगे या कोई और बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर देंगे। ओके ओके बात। तो ये हमने पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी को भी स्टडी कर लिया। अब आता है लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी। यार देखो, कुछ ड्रग्स को हमने टॉपिकली भी देना होता है, यानी कि स्किन पे भी डायरेक्टली अप्लाई करना होता है, और वो कॉज करवा देते हैं लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी। अब जब लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी कॉज करवाते हैं, उसका मतलब ये होता है कि वो उस जगह के नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको पेन फील नहीं होती ना एनेस्थीसिया में। अब जब इन चीज़ों को सप्रेस कर देते हैं, तो जो रिफ्लेक्सेस वगैरह होते हैं, जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो बेचारे भी ख़त्म, फारिग हो जाते हैं, ठीक है। जब प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस फारिग होंगे तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने आई में कोई आई ड्रॉप्स डाले, उन्होंने लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी की, लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी की वजह से रिफ्लेक्सेस खत्म हो गए। अब आई की उस तरह से प्रोटेक्शन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बाद औक़ात कॉर्नियल अल्सरेशन भी हो जाती है। तो आई ड्रॉप्स में हमें ऐसे ड्रग्स यूज़ करने होते हैं जिनकी लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी ना हो। अब किन ड्रग्स की लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी नहीं होती, तो नाम में आता है आपके पास टिमोलोल। इसके तो खैर आपके पास बहुत सारे नाम हैं, मैं कुछ नाम आपको यहाँ से भी बताता हूँ, लिपिनकॉट से भी बताता हूँ। ये खास तौर पे ना ग्लोकोमा को ट्रीट करने में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एक दफ़ा यूएचएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए 5 बीटा ब्लॉकर्स के नाम बताएं। तो यहाँ पे तो आपके पास एक ही लिखा हुआ है टिमोलोल, तो आपको और नाम भी आने चाहिए। तो जनाब वली और नाम होते हैं आपके पास बिटैक्सलोल। वैसे इंशाल्लाह पार्ट 3 की वीडियो में भी इन ड्रग्स को हम दोबारा स्टडी करेंगे, क्योंकि पार्ट 3 की वीडियो ग्लोकोमा के ऊपर ही है, ठीक है। बिटैक्सलोल होता है, कार्टेलोल होता है, लेवोब्यूनोलोल होता है, लेवोब्यूनोलोल होता है, उसके अलावा मेटीप्रानोल होता है, मेटीप्रानोल होता है। फिर उसके अलावा टिमोलोल तो आपने पढ़ लिया। मैं बिग कैटजंग में एक और नाम भी लिखा हुआ है, बुपिंडोलोल होता है। सही की बात। तो ये सारे ड्रग होते हैं जिनमें लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी नहीं होती, यानी ये सारे ड्रग हम लोग ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सही होगी बात, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, वैसे मुझे बताओ, ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं,
अब हम स्टडी करते हैं इनमें से कौन कौन से बीटा ब्लॉकर्स बीटा 1 सिलेक्टिव होंगे, कौन से नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होंगे। बुपिंडोलोल बी से स्टार्ट हो रहा है, ये बीटा 1 होगा। एम से स्टार्ट हो रहा है, ये भी बीटा 1 होगा। एल से स्टार्ट हो रहा है, KLMN, ठीक है, एम से तो पीछे ही आ रहा है ना ये, तो ये भी बीटा 1 होगा। कार्टेलोल सी से स्टार्ट हो रहा है, सी एक्सेप्शन थी हमारे पास, तो ये आपके पास नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर हो सकता है। बुटाक्सोलोल बीटा 1 होगा। टिमोलोल ये भी एन के बाद आता है, एम के बाद आता है, तो चूंकि एम के बाद आ रहा है इसलिए ये भी नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होगा, ठीक है। तो अब आप नाम देख के जज कर सकते हैं ये नॉन सिलेक्टिव है या सिलेक्टिव है। आखिर में आ रहा है लॉल, तो आपने समझ जाना है कि बीटा ब्लॉकर का जिक्र हो रहा है, और फिर पहला अल्फाबेट देख के आप पता चल जाएगा कि बीटा 1 सिलेक्टिव का जिक्र हो रहा है या नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर का जिक्र हो रहा है। सही, तो ये मैंने आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा नाम भी बता दिए। अभी चाहे आप याद ना करें अगर पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं तो, लेकिन जैसे आपको ड्रग्स आते हो तो यार ज़रा अच्छी बात है। तो ये जनाब वाले काफ़ी सारे ड्रग्स के नाम आ गए हमारे पास, जो कि हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी जिनमें नहीं होती, बाकी अक्सर में लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी होती है। ऑलराइट, अब आते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ। ये बेसिकली क्रोनिक ओरल यूज़ के लिए हमने ड्रग्स को बनाया हुआ है, क्रोनिक ओरल यूज़ में ये काम आते हैं हमारे पास। फिर आगे मज़ीद अगर आप देखें तो एस्मोलोल एक बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, नेडोलोल एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। हाफ लाइफ सबसे शॉर्ट किसकी होती है, आंसर है एस्मोलोल। हाफ लाइफ सबसे लॉन्ग किसकी होती है, आंसर आ जाएगा नेडोलोल, ठीक होगी बात। अच्छा, एक और आपको अगर CNS में पेनिट्रेशन की बात की जाए तो जो प्रोपेनोलोल है वो CNS में काफ़ी अच्छा पेनिट्रेट कर जाता है क्योंकि वो लिपोफिलिक होता है, इसीलिए आप आगे जाके देखेंगे प्रोपेनोलोल माइग्रेन के ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। अलबत्ता जो दूसरे ड्रग्स है जैसे कि ये एसिबुटालोल हो गया, एटेनोलोल हो गया, नडोलोल हो गया, इनकी लिपिड सोलेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाते। सही होगी बात। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कुछ थोड़ी सी साथ साथ आपसे डिस्कस करवाते चीज़ें ताकि रिवीजन भी हो जाए, आपकी चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगी, चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती हैं। मुझे बताएं पार्शियल एगोनिस्ट कौन से हैं, एसिबुटालोल और पिंडोलोल। ओके हो गया। आई में हम कौन से यूज़ करते हैं ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए, खास नाम है टिमोलोल। कौन से बीटा ब्लॉकर होता है जो कि अल्फा ब्लॉकर्स भी हैं, कार्बिडोलोल, लेबिटोलोल, ठीक हो गया। सबसे लॉन्ग हाफ लाइफ वाले बीटा ब्लॉकर कौन सा है, नाडोलोल। सबसे शॉर्ट हाफ लाइफ वाली बीटा ब्लॉकर कौन सा है, एस्मोलोल। अच्छा, ऐसा बीटा ब्लॉकर कौन सा जो कि वेज़ोडाइलेटिंग एक्टिविटी भी रखता है, NO को रिलीज करवाता है, नेबिवोलोल। ओके हो गया। माइग्रेन में कौन सा बीटा ब्लॉकर यूज होता है, प्रोपेनोलोल। ओके हो गई बातें। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि इस तरह से आपको याद रह सकती हैं, इस तरह से चीज़ों को याद रखें, ये MCQs में बड़े आपके लिए काम की चीज़ें हो सकती हैं। ये चाहे आप नोट डाउन कर लें वीडियो को पीछे करके, ये जो बातें मैंने लिखी है इसको आप नोट डाउन भी कर लें। ओके हो गया। अब हम आते हैं इफेक्ट्स एंड क्लिनिकल यूजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर्स की तरफ। एक तो ग्लोकोमा को ट्रीट करने में यूज़ हो रही है, ये बात तो पहले डिस्कस कर लिया हमने, ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लोकोमा, ठीक। दूसरा, अभी हम पढ़ेंगे ना CVS जो चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक है, आगे भी है लेकिन मतलब इसमें मेनली कार्डियोवैस्कुलर इशूज़ आ रहे हैं CVS। तो अब उसमें क्या क्या इशूज़ होते हैं एक इशू होता है आपके पास हाइपरटेंशन, दूसरा इशू होता है आपके पास एंजाइना, तीसरा इशू होता है आपके पास जी एरिथमियाज हार्ट के, और फिर चौथा होता है कार्डियक फेलियर। सही हो गया। बीटा ब्लॉकर सब में यूज होते हैं। हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए बीटा ब्लॉकर यूज होते हैं, एंजाइना के लिए बीटा ब्लॉकर यूज होते हैं, एरिथमिया के लिए बीटा ब्लॉकर यूज होते हैं, और कार्डियक फेलियर में क्रोनिक कार्डियक फेलियर के लिए यूज होते हैं। एक्यूट कार्डियक फेलियर में यूज़ नहीं करने। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, अगर एक्यूट कार्डियक फेलियर है तो उसमें बीटा ब्लॉकर यूज़ नहीं करने। अब आप जरा सोचो बात, कार्डियक फेलियर में क्या होता है, हार्ट बेचारा ख़राब हो रहा है ना, बीटा ब्लॉकर क्या करवाते हैं, बीटा 1 का काम था हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना, हार्ट की कंट्रैक्शन को इंक्रीज़ करना, तो हम तो दे रहे हैं बीटा ब्लॉकर, शाबाश, हम तो हार्ट को स्लो कर रहे हैं, ये तो बड़ी नुकसान की बात हो गई। तो बेसिकली क्रोनिक कार्डियक फेलियर में हम इसलिए हार्ट रेट को स्लो करते हैं कि यार हार्ट ज़्यादा थक ना जाए, ठीक है, इसलिए हार्ट रेट को स्लो करते हैं कि यार रीमॉडलिंग होगी, हार्ट थकेगा तो ख़राब होगा, डेथ होगी, ये वो चीज़ें, तो हम हार्ट को थोड़ा थोड़ा स्लो करते हैं। ये देखिए पैराडॉक्सिकल एक्शन है, कार्डियक फेलियर हो रहा है लेकिन फिर भी हम हार्ट को थोड़ा स्लो ही कर रहे हैं कि क्रोनिकली यार अगर हार्ट तेज़ चलेगा तो 2 दिन अच्छा गुजार लेगा, लेकिन फिर हार्ट तेज़ तक थक जाएगा, ठीक है। अलबत्ता एक्यूट कार्डियक फेलियर में अभी अभी मसला बना है, फौरी जान बचाना ज़रूरी है, तो इस सूरत में बीटा ब्लॉकर कभी भी नहीं देते, क्योंकि अगर इस सूरत में बीटा ब्लॉकर दे दिया, बीटा ब्लॉकर ने मजीद हार्ट को स्लो कर दिया, तो आप बस हार्ट को थकावट से बचा लो, फिर बंदा बेचारा फौत हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी ये काम हो जाता है कि अभी फ़िलहाल बंदे को बचाया जाए, हार्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा काम करवा लिया जाए, फिर बाद में जाके हम देख लेंगे कि हार्ट को कैसे बचाना है।
तो ये बात जरा समझने की थी कि एक्यूट कार्डियक फेलियर में बीटा ब्लॉकर बिल्कुल यूज़ नहीं करते, अलबत्ता क्रोनिक कार्डियक फेलियर में यूज़ कर लेते हैं। और इसको वो कह रहे हैं कि ये एक तरह का पैराडॉक्सिकल यूज़ है, एक ऑपोजिट यूज़ है कि भाई कार्डियक फेलियर हो रहा है फिर भी हम बीटा ब्लॉकर यूज़ कर रहे हैं। एक और पैराडॉक्सिकल यूज़ ये भी होता है कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD में भी हम बीटा ब्लॉकर को यूज़ कर लेते हैं। अब हालांकि COPD भी देखा जाए तो वैसे तो ब्रोंकियोल्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो बीटा एगोनिस्ट देना चाहिए ताकि ब्रोंकियोल्स डायलेट हो, लेकिन COPD में भी वो कह रहे हैं कि बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल कर लिया जाता है, खासतौर पर कौन से वाले, लेबेटोलोल, कार्बेडोलोल, मेटाप्रोलोल। सही होगी बात। अब जरा नाम देखो, L से स्टार्ट हो रहा है लेबेटोलोल, नॉन सिलेक्टिव होगा, C से स्टार्ट हो रहा है नॉन सिलेक्टिव होगा, M से स्टार्ट हो रहा है, ये तो बीटा 1 सिलेक्टिव लग रहा है। ओके ओके बातें। तो ये अब मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि ये बात आपको फ़ौरन याद हो जाए कि कौन सा ड्रग किस लिए यूज़ हो रहा होता है। एक और क्लिनिकल यूज़ आ रहा है आपके पास, ये फियोसाइटोक्रोमा। इसमें वो कह रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा फियोक्रोमासाइटोमा सॉरी जब बहुत ज़्यादा कैटेकोलमीज वगैरह रिलीज़ हो रहे होते हैं तो उनको हमने कंट्रोल करने एड्रीनर्जिक्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह, जब ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे होते हैं तो इनके रिलीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी हम अल्फा बीटा ब्लॉकर्स दे देते हैं, जैसे कि लेबेटोलोल। तो फियोक्रोमोसाइटोमा में कौन कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं, पार्ट 1 की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। एक तो फिनॉक्सीबेंजामीन स्टडी किया था हमने जो कि अल्फा ब्लॉकर था, दूसरा हमने फेंटोलामीन स्टडी किया था जो कि ब्लॉकर था। उसके अलावा मैंने आपको बिग कैटजन से बताया था कि मीटायरोसिन भी यूज़ कर लेते हैं, और अब आपको पता चल गया है कि अल्फा बीटा दोनों को ब्लॉक करने वाले लेबेटोलोल भी इस्तेमाल होता है। तो हमने बेसिकली 4 तरह के ड्रग स्टडी कर लिए हैं जो कि फियोक्रोमोसाइटोमा में इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक और क्लिनिकल यूज़ था हमारे पास। उसके अलावा जनाब वाली ट्रेमर्स को रिड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है बीटा ब्लॉकर्स को। इन्फेंटाइल हेमांजियोमास को ट्रीट करने के लिए भी प्रोपेनोलोल को इस्तेमाल करते हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं प्रोपेनोलोल को। अब ये माइग्रेन ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लीजिएगा। हमने काफ़ी सारे स्टडी कर लिए हैं आपके सामने, ये देखो, एक तो हमने ग्लोकोमा को स्टडी कर लिया, दूसरा हमने ये 4 कंडीशन होगी, ठीक है, तो 2 3 4 5, क्योंकि ये सारे डिस्कस कर लिए हमने, उसमें ट्रीट करने के लिए यूज़ हो गया। COPD में यूज़ हो गया, फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज़ हो गया, ट्रेमर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो गया, इन्फेंटाइल हेमांजियोमास के लिए यूज़ हो गया, और माइग्रेन में यूज़ हो गया। तो आपने देखा तकरीबन 10 क्लिनिकल यूजेस हमने पढ़ लिए हैं। तो ये जो बहुत छोटा लिखा होता है ना, इसके छोटे होने पे ना जाया करें, इसमें लिखा हुआ बहुत कुछ होता है 1.5 पैराग्राफ ही है, लेकिन याद करने के इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने इस तरह से इनको कैटेगरी के लिए याद रख लें 10 चीज़ें। तो ये 10 चीज़ें हमारे पास यूज़ हो रही हैं बीटा ब्लॉकर्स को, मतलब इनके जो यूजेस हैं। अच्छा, इफेक्ट्स भी आपने स्टडी किए हुए हैं, ज़ाहिर सी बात आपको पता है इनके हार्ट पे क्या इफेक्ट्स जा रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ों को तो आपको पता ही है। अलबत्ता थोड़े से मैं आपको बताऊं कि ये जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये इंसुलिन के रिलीज़ को इनहिबिट भी कर रहे होते हैं। वैसे अगर आपको देखा जाए तो लाइपोलाइसिस वगैरह, आपको याद है जो बीटा ब्लॉकर, जो बीटा एगोनिस्ट थे, जो बीटा 2 एगोनिस्ट थे, वो लाइपोलाइसिस को प्रमोट कर रहे थे, वो ट्राइग्लिसराइड्स के ब्रेकडाउन को प्रमोट कर रहे थे। तो ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये ज़रूर ट्राइग्लिसराइड के ब्रेकडाउन को रोक देंगे। तो बीटा ब्लॉकर्स की वजह से ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाते हैं, कई दफ़ा HDL वगैरह का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, तो ये फैट मेटाबॉलिज्म पे भी एक असर रख रहे होते हैं। इसी तरह से जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, उसको भी ये इनहिबिट कर रहे होंगे बीटा ब्लॉकर्स। तो ज़ाहिर बात है हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से और इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ये कुछ की चीज़ें हैं बीटा ब्लॉकर्स की जो कि, और ये यानी कि एंडोक्राइन फंक्शंस पर भी इनका रोल होता है। ओके होगी बात। फिर आते हैं हम बीटा ब्लॉकर्स की टॉक्सिसिटीज़ की तरफ। तो इसकी जनाब वाले टॉक्सिसिटी में तो बड़ी ये वाले पहले हार्ट वाली चीज़ आ जाएंगी, ब्रेडिकार्डिया, AV ब्लॉक, फिर इसी तरह से COPD वाला आ जाएगा, एस्थमा, टैस्क का वास्ता है। मैंने आपको बताया था इंसुलिन सिक्रीशन को रिड्यूस करता है। CNS एडवर्स इफेक्ट्स, अब CNS एडवर्स इफेक्ट्स तो वही करेंगे जो कि CNS में जा सकते हैं। कौन जा सकता है? प्रोपेनोलोल जो कि नॉन सिलेक्टिव था। अब ये जो हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़े हैं कि एसोब्यूटालोल, एटेनोलोल, नाडोलोल, ये ज़्यादातर ब्रेन में नहीं जा सकते, तो सारी सी बात है ये CNS टॉक्सिसिटी भी कॉज नहीं करवाएंगे। ओके होगी बात। फिर इस तरह सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी कॉज करवाते हैं हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स। आपको याद होगा अल्फा ब्लॉकर यूहिम्बाइन हमने ट्रीट करने के लिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया था, लेकिन अब आप ध्यान रखिए बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो सेक्सुअल डिस्फंक्शन कॉज करवा रहे हैं आपके पास। ऑलराइट जी। उसके अलावा अगर मैं आपको 1-2 और चीज़ें बता दूं तो जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो ज़ाहिर बात है ब्लड शुगर रिस्पांस को भी ख़राब करने में रोल प्ले करेंगे, इंसुलिन सिक्रीशन को क्योंकि कम कर रहे हैं। उसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी कॉज कर सकते हैं, बिग कैटजंग में लिखा हुआ है। ये थोड़ी सी फालतू बातें यार, 1-2 ज़रा डिप्रेसिव वाली बातें याद कर लिया करो। मिनी कैटजंग तो आपने रट ही लेनी है, इंशाल्लाह थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।